हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूलॉजी क्लास। आज जूलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांतों को जानने से पहले हमें जानना आवश्यक है व्हाट इज़ हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकता क्या होती है। हेरिडिटी इज़ पासिंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों के गमन की जो क्रिया होती है उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, और आनुवंशिकता का जो अध्ययन है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रिगोर मेंडल या जॉन ग्रिगोर मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, और आनुवंशिकी के क्षेत्र में इनके योगदान को मेंडलिज्म कहा जाता है। ग्रेगोर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया में जन्मे और वहाँ ब्रून नामक नगर में मेंडल एक धार्मिक विद्यालय के पादरी थे या मॉन्क थे। उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स के अंदर आनुवंशिकता का अध्ययन किया। मटर के प्लांट को उन्होंने अपने अध्ययन के लिए चुना। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जाने वाले लक्षणों को ले जाने वाले जो गुण थे उन्होंने उन्हें फैक्टर्स नाम दिया, जिन्हें हम आज जीन्स का कहते हैं। He described factors that were passed between generation of plants, and now they are known as genes. These are the chemical factors that determines the characteristics. ये वो रासायनिक कारक हैं जो कि लक्षणों का निर्धारण करते हैं। Mendel observed true breeding plants produce genetically identical offspring. मेंडल ने अपने अध्ययन में यह देखा कि मटर के जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं वो अपने ही समान पीढ़ी का उत्पन्न करते हैं, अपने ही समान पीढ़ी को उत्पन्न करते हैं। इन प्लांट्स को उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कहा, अर्थात जैसे टॉल प्लांट्स हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी टॉल होंगे। इसी तरीके से शॉर्ट प्लांट जो है वो हमेशा शॉर्ट ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन का सहारा लिया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ऐसे प्लांट्स दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, और उन्हीं के बीच में एक ही प्लांट के जो फ्लावर्स थे उन्हीं के बीच में उन्होंने ब्रीडिंग करा करके नए प्लांट्स उत्पन्न किए और एक ट्रू ब्रीडिंग प्रोजेनी क्रिएट की। मेंडल ने अपने मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान कुल मिलाकर के 7 कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा, और इन कैरेक्टर्स को उन्होंने ट्रेट्स का नाम दिया। एंड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ट्रेट्स वो इनहेरिटेड या आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हर एक ट्रेट या हर एक लक्षण के लिए 2 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिन्हें उन्होंने एलील्स कहा। नाउ डेज दे आर कॉल्ड एज एलील्स। एग्जाम्पल, मटर या पी का जो प्लांट होता है उनके लेंथ के लिए 2 कैरेक्टर होते हैं, आइदर दे कैन बी शॉर्ट और आइदर दे कैन बी टॉल। टॉल कैरेक्टर्स दे आर डिनोटेड बाय टी, कैपिटल टी, एंड शॉर्ट प्लांट्स दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल टी। इसके अतिरिक्त उन्होंने और 7 लक्षणों को अपने अध्ययन के अंदर चुना, जैसे कि कलर ऑफ सीड्स, शेप ऑफ सीड्स, कलर ऑफ फ्लावर्स, साइज ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड लेंथ ऑफ द प्लांट। अपने अध्ययन के अंदर उन्होंने 2 प्रकार के क्रॉसेस देखे। फर्स्ट वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है या ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकर होता है, जहाँ सिर्फ एक जोड़ी प्रतिवर्ती लक्षणों में भिन्न हो, यानी कि सिर्फ ओनली एक सिंगल ट्रेट को उन्होंने उसमें ध्यान रखा, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया। ऐसे क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डिफाइंड एज द क्रॉस हैपनिंग इन द F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट डिफरिंग इन वन ट्रेट ओनली। जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग में होता है, ऐसे F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग जो कि आपस में 2 लक्षणों में भिन्न हों, मीन्स दे हैव फोकस्ड ऑन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। जब 2 जोड़ी प्रतिवर्ती तुलनात्मक लक्षणों में भिन्न जनकों के मध्य संकरण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम द्विसंकर संकरण या डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इस प्रकार से उत्पन्न जो
प्रोजेनी होती है, दे आर कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड्स। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। मेंडल के जो कारक हैं जिनको आधुनिक भाषा में हम जीन कहते हैं, उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए क्रोमोसोम के ऊपर एक निश्चित स्थिति होती है, और जो निश्चित स्थिति होती है उसे हम लोकाई कहते हैं। समान लक्षणों के लिए दो होमोजाइगस क्रोमोसोम्स होते हैं या दो गुणसूत्र होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ में पेयरिंग करके रहते हैं, और दो समान लक्षणों के प्रतिवर्ती जीन के जो वैकल्पिक प्रारूपिक जीन होते हैं या अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं उन्हें हम एलील्स कहते हैं। यदि एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर दोनों जीन्स समान प्रकार के हों, अगर दोनों जीन्स जो हैं आइडेंटिकल एलील्स वाले हों, तो उन्हें हम होमोजाइगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। यह जीन का जो समूह होता है उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी अगर हम लेंथ की बात करें यानी कि लंबाई के लक्षण की बात करें, तो दोनों जीन अगर लंबाई के लिए हैं या कैपिटल टी है, तो इस प्रकार के जो जीव होगा उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। या आइदर इट कैन बी स्मॉल टी, द प्लांट्स कैन बी शॉर्ट एंड शॉर्ट इफ बोथ द कैरेक्टर्स आर फॉर द शॉर्ट प्लांट विच आर डिनोटेड बाय स्मॉल टी, तो इस तरीके के प्लांट जो होंगे वो दे आर कॉल्ड एज होमोजाइगस प्लांट्स। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है टू हैव टू डिफरेंट एलील्स फॉर अ ट्रेट, एक लक्षण के लिए दो अलग अलग एलील्स का होना। जैसे कि एक लंबाई के लिए कैपिटल टी और एक बोनेपन के लिए या शॉर्ट प्लांट के लिए स्मॉल टी। इस तरीके के जो हाइब्रिड होते हैं उन्हें हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। मटर के पौधों के अंदर पीढ़ियों को दर्शाना, किस प्रकार से उन्हें दर्शाया जाता है। जो प्रारंभिक पीढ़ी होती है उसे हम पी या पेरेंट जनरेशन कहते हैं। F1 पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग या फर्स्ट फाइलल जनरेशन हम इसको कहते हैं, जो कि पहली बार P1 प्लांट्स के बीच में क्रॉस या संकर करने से उत्पन्न होती है। P1 प्लांट्स के बीच में जो संकर करने से उत्पन्न F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं उन्हें हम हाइब्रिड्स कहते हैं। क्रॉसेस बिटवीन द पेरेंट्स विथ डिफरेंट ट्रेट्स, जो कि दो अलग अलग ट्रेट्स के बीच में संकर करने से या क्रॉस करने से उत्पन्न होती है, उन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि टॉल का शॉर्ट के साथ में कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी। F2 जनरेशन, इसे हम सेकेंड फाइलल जनरेशन कहते हैं या सेकेंड जनरेशन ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। जब प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है उनके बीच में हम अगेन बनने वाले जो हाइब्रिड हैं उनके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसे हम F2 जनरेशन क्रॉस कहते हैं। लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ F1 जनरेशन। अब हम देखते हैं मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उन्हें। मेंडल ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वे क्रॉस होते हैं जहां लक्षण हेतु वैकल्पिक लक्षण वाले दो जनकों के मध्य संकर करवाया जाता है। सिर्फ एक ही लक्षण को इसमें फोकस किया जाता है, यानी कि लक्षण जो है वो क्या है, लंबाई का लक्षण। लंबाई के लक्षण के लिए दो विकल्प हैं हमारे पास में। टॉल प्लांट इज क्रॉस विथ ड्वार्फ। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट जो दोनों जो प्लांट होते हैं दे आर प्योर ब्रीड। प्योर ब्रीड मतलब अगर टॉल प्लांट जो हैं वो सिर्फ टॉल प्लांट को ही प्रोड्यूस करेंगे और ड्वार्फ प्लांट जो हैं वो अगली पीढ़ी में सिर्फ ड्वार्फ को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं। इन प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स के बीच में आपस में क्रॉस कराने पर फर्स्ट फाइलल जनरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन के अंदर जब देखा गया तो उत्पन्न होने वाला जो प्लांट थे या फर्स्ट प्रोजेनी जो थी उसके अंदर सभी प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। जीनोटिपिक रेशियो अगर हम इसका देखें तो कैपिटल टी का एक भी प्लांट नहीं बना था। ऑल प्लांट्स वर फ्रॉम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि चारों प्लांट जो हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के थे। एंड देयर इज़ 0 स्मॉल टी प्लांट्स। फिनोटाइप यानी कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखने पर
बनने वाले सभी चारों प्लांट जो थे वो टॉल थे एंड देयर वर नो शॉर्ट प्लांट्स। इस मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकला उसे उन्हें प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के नाम से दिया, यानी कि मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके अनुसार कुछ एलील्स जो हैं वो दूसरे एलील्स के प्रभाव को छुपा देते हैं। जो एलील्स अपने आप को प्रकट करते हैं या शो करते हैं उन्हें हम डोमिनेंट एलील्स या प्रभावी कारक कहते हैं, और ऐसे एलील जो कि अपने आप को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं उन्हें हम अप्रभावी कारक या रेसेसिव एलील्स कहते हैं। जैसे कि ऊपर दिखाए गए एक्सपेरिमेंट के अंदर सभी प्लांट जो हैं वो टॉल कैरेक्टर्स वाले थे। तो लंबाई का जो टॉल कैरेक्टर है या लेंथ के लिए जो टॉल कैरेक्टर या लंबा होना जो कैरेक्टर है दैट इज़ डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ कैरेक्टर। तो लंबाई का जो कैपिटल टी है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, जबकि दूसरा ड्वार्फनेस जो है वो उसका रेसेसिव या अप्रभावी कारक है। मेंडल के इस नियम के अनुरूप किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म से एक कारक दूसरे कारक की अभिव्यक्ति को रोकता है। एक संकरण में जिस लक्षण की अभिव्यक्ति F1 पीढ़ी में हो जाती है उस लक्षण को मेंडल ने डोमिनेंट बताया, और जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता वह रेसेसिव या सुप्त कैरेक्टर कहलाता है। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। मेंडल का जो दूसरा नियम था उसके लिए उसने फर्स्ट फाइलल जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन पीढ़ी में आपस में क्रॉस करवाया। F1 पीढ़ी के अंदर बनने वाला जो जीनोटाइप था उसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी से प्रकट करते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी का आपस में क्रॉस कराने पर दो प्रकार के एलील्स या दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाने पर जो सेकेंड जनरेशन या F2 जनरेशन होती है उसके अंदर 3 प्लांट्स टॉल बनते हैं, जबकि एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ होता है। इसके अगर हम रिजल्ट देखें तो F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप है उसके अंदर जैसा कि आपको इस चेकर बोर्ड के अंदर क्लियर है, एक प्लांट जो है वो कैपिटल टी यानी कि टॉल जीनोटाइप का है। दो प्लांट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाले, जो कि फिनोटाइप के अंदर लंबाई का लक्षण ही प्रकट करते हैं, और जबकि एक प्लांट जो है वो स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ कैरेक्टर वाला होता है। अगर हम इसके फिनोटाइप यानी कि लक्षणों को देखें तो कुल मिलाकर के 3 प्लांट जो हैं वो लंबे होते हैं, जबकि एक प्लांट जो है वो छोटा होता है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल ने देखा कि जो रेसेसिव एलील होता है जो कि फर्स्ट फाइलल जनरेशन के अंदर अपने आप को अपीयर नहीं करता, वो इस F2 जनरेशन के अंदर रीअपियर हो जाता है एंड वर एक्सप्रेस्ड। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया कि सेकेंड फाइलल जनरेशन के अंदर दोनों एक लक्षण के जो दोनों विकल्प थे वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इस लक्षण को उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार प्रत्येक पादप एवं प्राणी में अनेक लक्षणों के जीन अभिव्यक्त किए जाते हैं। प्रत्येक लक्षण का एक जीन युग्म यानी कि जीन पेयर होता है। जब तक ये जीन जंतु व पादप के भीतर है ये अपने आप में शुद्ध अवस्था में रहते हैं और कभी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं या अपने आप एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन यानी कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है दे गेट सेग्रीगेटेड, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग डिफरेंट गैमेट्स के अंदर जाते हैं, जैसा कि हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। दोनों युग्म विकल्पी जो हैं वो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित होते हैं। कैपिटल टी जो है वो अलग क्रोमोसोम के ऊपर है और स्मॉल टी जो है वो अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर है। जब इन दोनों पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से जब गैमीट्स का निर्माण होता है या युग्मक का निर्माण होता है तो दोनों युग्म विकल्पियों का सेग्रीगेशन हो जाता है या दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, और इसी नियम को उसने अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर दिया।
So principle of segregation says two allele for a trait separate during meiosis. अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर दोनों एलील्स जो हैं एक लक्षण के वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं. ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील. हर एक गैमेट जो है वो सिंगल एलील को रिसीव करता है. एंड द एलील्स आर ऑन सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम. दोनों एलील जो है वो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं. और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो टी गैमेट जो है वो कैपिटल टी से भी टी गैमेट जो है वो कैपिटल टी से भी संयुग्मित हो सकता है और कैपिटल टी से भी हो सकता है. यानी कि युग्मकों के संयोजन के दौरान इन युग्म विकल्पियों का संदूषण नहीं होता या मिक्सिंग नहीं होती है. उसके पश्चात मेंडल ने तीसरा नियम दिया जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं. यह नियम संकरण पर आधारित है यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है. इस नियम के अनुरूप युग्मकों के निर्माण के समय प्रत्येक युग्मित लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन अन्य लक्षणों के जीनों से स्वतंत्रतापूर्वक पृथक होते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द genes for each pair of characters separate independently from each other from those of other characters. कहने का मतलब ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित था. डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो लक्षणों को फोकस किया जाता है या दो लक्षणों के ऊपर फोकस किया जाता है या ध्यान केंद्रित किया जाता है. तो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के अंदर जो मटर के पौधे थे उनके अंदर सीड के कैरेक्टर्स यानी कि बीज के लक्षण के ऊपर ध्यान दिया गया. बीज के लक्षण के अंदर भी दो लक्षणों को के ऊपर ध्यान दिया गया या उसके ऊपर फोकस किया गया. दो लक्षण में से कैपिटल आर जो है वो सीड के या बीज के राउंड कैरेक्टर्स यानी कि गोल होने को निर्धारित करता है और कैपिटल वाई कैरेक्टर जो है वो उसके येलो होने को निर्धारित करता है. तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो लक्षण है वो सीड के गोल राउंड और येलो होने का निर्धारित करता है. स्मॉल वाई कैरेक्टर जो है वो सीड के रिंकल्ड और ग्रीन होने को निर्धारित करता है. फर्स्ट फाइनल जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन के अंदर सभी पाए जाने वाले जो पादप थे वो राउंड और येलो थे, जबकि उनका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई था. आर जीन जो है वो डोमिनेंट एलील है सीड शेप के लिए यानी कि राउंड कैरेक्टर के लिए. स्मॉल आर जो है वो रेसेसिव एलील है सीड के शेप के लिए, रिंकल्ड होने के लिए. कैपिटल वाई डोमिनेंट एलील है फॉर सीड कलर येलो और स्मॉल वाई रेसेसिव एलील है फॉर सीड कलर ग्रीन. जब गैमेट बनने के दौरान जीन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जीन होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. कैपिटल आर कैपिटल वाई का एक जीन एक दूसरे के साथ जा सकता है. कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है. स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है. स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में जा सकता है. यानी कि जो सीड का राउंड होने वाला जो कैरेक्टर है वो सीड के येलो होने वाले कैरेक्टर से एक दूसरे से पृथक होता है. या उदाहरण के लिए द्विसंकर संकरण में युग्मकों के निर्माण के समय बीज के पीले रंग के लिए उत्तरदायी जीन बीज की गोल आकृति हेतु उत्तरदायी जीनों से स्वतंत्रतापूर्वक पृथक हो जाते हैं. जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं जीनोटाइप का तो टोटल 16 में से 9 जो है वो राउंड और येलो होते हैं. 3 जो है वो राउंड और ग्रीन होते हैं. 3 जो है वो रिंकल्ड और येलो होते हैं और 1 जो है वो रिंकल्ड और ग्रीन होता है. और फिनोटाइप अगर हम देखें तो टोटल 9 जो है वो राउंड, 3 जो है वो ग्रीन एंड राउंड, 3 जो है वो रिंकल्ड एंड येलो और 1 जो है वो रिंकल्ड एंड ग्रीन. इस तरीके से हमें फिनोटाइप प्राप्त होते हैं.
तो कहने का तात्पर्य है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम जो है उसके अनुसार इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, किसी भी लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से वो एक दूसरे से पृथक होते हैं. During the time of gamete formation, the genes for each pair of characters separates independently from those of other characters. So ये 3 लक्षण थे मेंडल के नियम. इसके साथ में आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है. थैंक यू.